सीनियर सेल्स मैनेजर्स और सारे एसआर। हमारा ये सेमिनार है, बिजनेस मीटिंग्स अलग होती हैं। आज आपका इकट्ठा होना ये अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसान को वदियत किया गया है जब वो इस दुनिया में आया है। एक उसका उस्ताद था और एक शागिर्द था, और ये शुरू से ही तमाम पैगंबर या जितने भी आप दूसरे पैगंबरों के अलावा भी अगर रोमन अम्पायर को देख लें तो जहाँ जहाँ जो भी आपको तरक्की नज़र आई है, बाबल को आप पढ़ लें, उसके बाद रूम को पढ़ लें, फिर आप आ जाएं जब इस्लाम की निशात सानिया हुई तो वहाँ पर इस तरह की बैठकें, इस तरह की महफिलों ने ही बुनियाद डाली है। आप फिर इस्लाम की निशात सानिया को देख लें, आपको बड़े बड़े मशाहिर बगदाद के नज़र आएंगे, अबू अली सीना का नाम नज़र आएगा, वो कहीं ना कहीं इसी तरह बैठा नज़र आएगा किसी न किसी जगह। मैंने एक अपने अभी भी लिखा, महात्मा बुद्ध जो थे ये शहजादा थे एक रियासत के। तो उन्होंने कहा ये सारी ज़िंदगी मैंने शहजादगी करनी है, मैंने इंसानियत के लिए कुछ नहीं करना, तो इंसानियत के लिए मैं यहाँ बैठ के तो फिर वही सर पहन सकता हूँ। तो उन्होंने वो अपना रियासत छोड़ी, ताज छोड़ा, और उसको पहले वो थे जिन्होंने जोग पाला और संजोग पाल के वो निकल खड़े हुए, और उन्होंने वहाँ से सफ़र जो है कोई 2,500 किलोमीटर का सफ़र करके टेक्सला में आके उन्होंने यहाँ बैठक बनाई, और यहीं जो ये यूनिवर्सिटी बनी ये उन्हीं की है। बहुत सारी इस बारे में बात हो सकती हैं। फिर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुफ़ा, वो आपको याद होगी, यही थी तालीम तरबियत। फरमान बाज़ाब्ता आगाज़ हज़रत अली के फरमान से, दो फरमान उनके हैं, और जिसने भी मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा आका ठहरा। ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान ने या किसी मोमिन ने कि मुझे सिखाया, जिसने भी मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा आका, और मैं उसका। कौन कह रहा है ये आप जहन में रख लें, कौन बंदा ये कह रहा है। दूसरा, उन्हीं के वर्ड्स हैं। किसी ने पूछा कि आपके पास इतना इल्म कैसे आ गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं रसालत माब के साथ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे रहा हूँ जैसे ऊँटनी का जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ सहरा में, बियाबान में, जगह जगह रहता है। जब भी उसे मौका मिलता है ना तो वो अपनी माँ का दूध पीने की कोशिश करता है, जहाँ भी उसे। मैं इसी तरह रसालत माब के साथ रहा हूँ, जहाँ मुझे मौका मिला मैंने उनसे इल्म कशीद कर लिया। तो ये इल्म की बैठक है। इंशाल्लाह आज जब यहाँ अभी तारुफ होने के से पहले 1 मिनट तक आपकी जो स्लेट है वो जिस कैफियत में है, और जब यहाँ से ये जाएंगे और आप उसका डिफरेंस खुद ही बाहर जाके सीढ़ी उतरते हुए निकाल लीजिएगा कि आपका यहाँ आना और जो नहीं आए उनके दरमियान अल्लाह ताला ने फ़र्क डाल दिया है। आयत ही है कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। आज यकीनन आप उस जो इंश्योरेंस की जाहिलियत है उससे निकल कर थोड़ी बहुत उससे, तो ये बुनियाद होगी। अब इस मुकद्दस बैठक का आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं। ज़मीरुल हसन साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तलावत से काम शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم तशरीफ आगे बढ़े। بسم الله الرحمن الرحيم आप यहाँ आ जाए, आप यहाँ बैठे, आप इनके साथ आ जाए जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك فما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कसम है धूप चढ़ने के वक्त की और रात की कसम जब वो छा जाए। नहीं छोड़ा आपको आपके रब ने और न आपसे वो नाराज हुआ और यकीनन आखिरत बेहतर है आपके लिए दुनिया से और ज़रूर अनकरीब देगा आपको आपका रब, बस आप राज़ी हो जाएंगे। क्या नहीं पाया उसने आपको यतीम तो उसने जगह दी और पाया आपको नावाकिफ़ राह तो उसने रास्ता दिखाया और पाया आपको तंगदस्त तो उसने गनी कर दिया। बस रहा यतीम तो न सख्ती कीजिए उस पर और रहा सवाल करने वाला तो मत झिड़किए उसे और जो नेमत है आपके रब की तो बयान कीजिए उसे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आमीन रब्बुल आलमीन। इस आय करीमा की ख़ास एक आयत है, फ़ाम्मा बेनेमतन फ़हद्दिस, जो आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें आ गई हैं उनका खूब चर्चा करें। तो बाज़ औक़ात हमें लोग कहते हैं कि आप अपने ओहदे का या अपने उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो ये अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से कि उसको चर्चा किया जाए ताकि दूसरे लोग भी उसे देखें। शुरू करते हैं जी। सबसे पहला कि वाई वी शुड वर्क फॉर लाइफ इंश्योरेंस। तो आप सब ने यकीनन जब तारफ़ करवाया तो था तो आपका तारफ़, लेकिन उस तारफ़ के दरमियान आपने उसके जवाब इस मेरे सवाल के थोड़े थोड़े दे दिए हैं। बहुत सारे पेशे हैं जो स्टेब्लिश हो चुके हैं और जब आप पैदा हुए हैं आपका नाम आपने खुद नहीं रखा और आपने पढ़ना क्या है इसका डिसीजन आपने नहीं किया। अब जाके अगर वापस किसी से पूछा जाए, बेटा इधर बैठा था कहता था मैंने सर मिस्टर चिप्स ही पढ़ा है BS तक। कहने का मतलब अब जब आप रिवाइंड करें कि क्या जो हमने स्कूल में पढ़ा है 10 साल 12 साल 15 साल उसकी अमली कहीं पर कुछ शेप नजर आई है? जो क्लेमिडोमोनास, जो अमीबा, जो वेक्टर जो हमने पढ़े हैं बाद में आज तक कहीं, आप तो मेरे साथ थे ना, वो चीजें कहीं पेश आई हो? नहीं है। और जब आप मैट्रिक के सब्जेक्ट रख रहे थे उसमें आपकी अपनी चॉइस थी, विल थी, और जब आप आगे कॉलेज या कहीं जा रहे थे फिर आपकी नौकरी का डिज़ाइन जो पेश किया जा रहा था वो आपका अपना तख्लीक शुदा था या माशरे ने थोप रखा था और एक सोच थोप रखी थी। वालिदैन खौफजदा थे, किस वजह से कि पीछे एक सदी ऐसी गुजरी थी जो भूख की सदी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ हिंदुस्तान के साथ किया, लोग एक रुपये रुपये को तरस रहे थे, तो वो जो उनके पास नौकरी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार इंग्लिश की, वो थोड़े बहुत खुशहाल थे। हमारे गांव में भी जो जो लोगों ने इवन के उनके लिए जंग लड़ी है। जंग किसकी थी? यूरोप की जंग थी, जंग अजीम। लेकिन हमारे इलाके के लोग मरने के लिए जापान के साथ महाज, सिंगापुर के महाज तक चले गए और जगह जगह क्यों मरने चले गए कि नौकरी है तो पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे तो हमारा घर खुशहाल। वो जो खौफ था वो बिल्ट हुआ हमारे दादा, हमारे वालिदैन और खुद। अब जाके ये कहीं ना कहीं कल टूटेगी, थोड़े अरसे बाद ये टूट भी रही है और मिथ टूटेगी। तो आप जिन नौकरियों में जिन पेशों में गए हैं वो ऑलरेडी डिजाइन थे, आप बाई चॉइस वहां पर नहीं गए। अच्छा, जब आप मैट्रिक कर रहे थे किसी उस्ताद ने आपको नहीं कहा होगा कि यार इंश्योरेंस भी एक पेशा है, उसमें भी पैसे कमाए जा सकते हैं, खानदान को पाला जा सकता है और उसमें भी कोई तरक्की और अरूज हासिल की जा सकता है। छोड़े खिदमत खल्क को फिलहाल, हर पेशे में ही, चलो डॉक्टर भी तो कहता है मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ, कहने को तो जो पटवारी है वो भी तो कहेगा मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ। है हर पेशे में ही कुछ न कुछ खल्क की खिदमत है, हर पेशे में है, मौजूद है। और वहां पर लोग इसलिए क्या अट्रैक्शन है, एक लगी बदी तनख्वाह और वो जो खौफ है उसका खत्म। लेकिन किसी ने भी आपको इंश्योरेंस की तरगीब इस पेशे में काम करने किसको मिली है तो मुझे बता दें कि मैट्रिक पढ़ते हुए उसको कोई तरगीब मिली है। अच्छा, दूसरा अलमिया कि आपने जितने जो सबसे ज्यादा यहाँ किसने बताया कि उसने 16 साल पढ़ा है? आप कितने साल पढ़ चुकी हैं? 16 साल हो चुके हैं। 16 साल, आप 16 सालों में ये बता सकते हैं कि कितनी दफ़ा किसी टीचर ने आपको रिस्क मैनेजमेंट या इंश्योरेंस या इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्लास में बताया कि इस तरह कर लें,
या किसी किताब में आपने पढ़ा होगा इंश्योरेंस आज सब्जेक्ट है जो आज पढ़ने मैनेजमेंट है और इंश्योरेंस का भी है थोड़ा सा, और इसी तरह मैट्रिक में भी जो मैथ की बुक है उसमें इंश्योरेंस का क्वेश्चन है। हाँ, उससे जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। इवन के जो लोग हमारे ये जो करते हैं जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनका एक सब्जेक्ट है, जब भी किसी कॉमर्स वाले से पूछा जो बैंक में होते हैं कि कभी इंश्योरेंस भी पढ़ी है, नहीं नहीं उस सब्जेक्ट से तो हम भाग ही गए थे, आगे निकल गए थे हम, कि किसी और से नंबर ले लेंगे, इसे लाजमी से पढ़ना है। अलमिया ये है कि ये जैसे कहते हैं शराब उम्मुल खबाइस है, एक माँ है खबासत की, इसी तरह कब्ज को कहते हैं उम्मुल अमराज है। ये एक वर्ड्स बने हैं किसी चीज़ की हैयत को बताने के लिए। इसी तरह उम्मुल कुरा, ये जीजान अफरां वादियों की एक माँ है। इस तरह अब जब इंश्योरेंस की डेप्थ पे जाएंगे, आप इंश्योरेंस को पढ़ने जाएंगे, तो ये आपको मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स नजर आएगी। और इकोनॉमिक्स स्टार्ट कहां से होती है? किचन से। आपके किचन जो है और किचन की जो बजटिंग होती है वो बेस्ट इकॉनमी होती है। यार मैं ठीक कह रहा हूँ बैंकर, आप मैं सही कह रहा हूँ? बेस्ट इकॉनमी जो है वो किचन में होती है। और अगर किचन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो बाहर रियासत जो मर्जी कर ले, कहीं बंदा महफूज नहीं रह सकता। अगर किचन आपका महफूज नहीं है और किचन में भूख है और किचन में कमी है, वहां का बजट सिक्योर नहीं है, तो आप कहीं पर नहीं है। तो हमारा अलमिया ये है कि जो मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स है वो कमज़ोर है, और वो बताने के लिए जो ये फोर्स है ये हमारी रियासत ने, हमारे स्कूलों, हमारे कॉलेजों ने तैयार ही नहीं की। एक फील्ड है बैंकों के लिए, पढ़ा कर बैंक में भेज दिए गए, लेकिन पैरेलल एक यूनिवर्स है इंश्योरेंस की। उस यूनिवर्स के लिए एक बंदा पूरे पाकिस्तान से ग्रेजुएट नहीं होता। हुआ तो मुझे बताएं कि जिसने इंश्योरेंस में ग्रेजुएशन की है? नहीं है। तो ये अलमिया है ये नहीं है कि एक खुले सब्जेक्ट को, एक औरतों को हमने बेसहारा छोड़ दिया, बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया, कमाने वालों को बेसहारा छोड़ दिया, उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमने करना है। जब तक दांतों की बीमारी का किसी को पता नहीं था, कोई जाता नहीं था, फिलिंग भी करानी होती है, लोग जब बिल्कुल एंड हो जाता तो निकलवाने चले जाते थे। ऐसा ही है, अब नदीम साहब को अवेयरनेस आई है तो लोग पहले चले जाते हैं। तो क्या है कि कई इलाकों में अब भी ये नहीं है, तो वहां पर ये है। इसी तरह जब इंश्योरेंस बताने वाला, ये इंश्योरेंस वाले ये हाथ कहीं पर नहीं होंगे, वहां की इकॉनमी, वहां का जो घर है, वो जब एक घर मुतासर होगा, एक चोर जो है वो पूरी वादी को, पूरी आबादी को तबाह कर देता है। मैं ठीक कह रहा हूं? एक चोर। और एक जना करने वाला और उसकी अमेजश में पैदा होने वाला बच्चा, जिसको हम हरामी कहते हैं, वो कितना बड़ा वायरस बनता है, अगर मैं किसी को कहूँ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। अगर हम एक्सप्लेन करें चलें, तो क्या आपको पता हो आपकी बेटी जवान है और ये पता है कि ये जो लड़का है इसका वालिद का नाम निशान नहीं है, आप अपनी बेटी का रिश्ता उसको देंगे? बताइएगा, नहीं देंगे, सोच भी नहीं सकते। अच्छा, वो बंदा अपनी जो फितरी है, खिलकत है, उसने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, वो किधर जाएगा? उसको तो कोई रिश्ता देने के लिए राजी नहीं है। जफर साहब समझ रहे हैं मेरी बात? वो किधर जाएगा? गलत रास्ते पे, कितनी गलतियां करेगा और मल्टीप्लाइड करेगा। एक वादी जहन्नम बन गई। उस जहन्नम से बचाने के लिए एक ऐसे हाथ की, एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो उसकी किचन को सिक्योर कर देता। ये दोनों काम ना होते। जितने बड़े डाकू हैं, सुल्ताना डाकू सबसे बड़ा डाकू बिहार का, हिंदुस्तान का है, उसकी पहली जो चोरी है वो रोटी की चोरी है। एक रोटी चोरी की है उसने, फर्स्ट चोरी है। और फिर वो सुल्ताना डाकू बना जिसने अंग्रेज सरकार को जो है ना वक्त डाल के रख दिया। तो रोटी की चोरी कौन सिक्योर कर सकता है? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। रियासत कभी सिक्योर नहीं कर सकती। इस वक्त ये हमारे हाथ में है। मैं बताऊंगा आपको कि कभी बादशाहों का दौर होता था, आप पसंद आ गए, इतने एकड़ आपकी हो गई, घोड़ी पाल के लिए हैं, इतने मुरब्बे आपकी होगी, ऐसा ही था। तो सरकार को आपसे कोई लेना देना नहीं था, आप जो खा रहे हैं कमा रहे हैं, बस ठीक है, अमन होना चाहिए आपको, बस आपने साल में एक बाकी वो अमन का आपने खराज दे देना है।
लेकिन बाद में हुआ ये कि बादशाह खत्म हो गई हैं, अब क्या बन गया मुल्क, और हर मुल्क में अब कौन है हाकम? इस वक्त जो हमारा हाकम है वो क्या हाकम है या उसे हमने मुंतखब किया है? और उसके पास सिक्योरिटी है, इस अगस्त के बाद तुम रह सकते हो, नहीं है, आगे कौन लाएगा? अवाम। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क का कोई हाकम नहीं है, उसको हमने किसी को मुंतखब करके भेजना है, तुम वहां बैठो और तुम गवर्न करो। क्या करो? गवर्न करो। अच्छा, वो कहेगा मैं कहां से गवर्न करूं? कोई तेल निकल रहा है हमारा या कुछ सोने के पहाड़ हैं जिनके मैंने बेचकर गवर्न करना है आपको? कहां से गवर्न होगा? तंग तो नहीं आ रही है मैं आपको बेस लाइन आपकी, मैं क्योंकि आप कोई तंग तो नहीं आ रही है बात की जो मैं हैं? वो कहां से करेगा? वो आप कहेंगे जी हम आपको पैसे देंगे, जैसे मस्जिद चलाते हैं, जैसे कब्रिस्तान कमेटी चलाते हैं, आप कहेंगे हम आपको पैसे देंगे, ये पैसे आपको आ जाएंगे टैक्सों की मद में, ये चीजों की मद में। अब आप ये करें कि आप इस रियासत को हमें चलाएं, हमारी पुलिस को खर्चा दें, हमारी सड़कें बनाएं, हमारा बिजली दें, हमारे ये दें, ये फिर वो बनाएगा। ऐसा ही है, हर बजट में ये होता है कि हम आपसे इतने टैक्स कलेक्ट करेंगे और आपको इतने देंगे। अब आप बताएं कि रियासत किससे चल रही है? आपकी बुनियादी मिथ क्लियर आज होगी ना, तो आप बाहर इंश्योरेंस किसी को जब कहेगा ना इंश्योरेंस तो ये वो, तो आप उसी वक्त उसको पकड़ेंगे कि आप कौन है। रियासत कौन चला रहा है? आम बंदा चला रहा है। अब रियासत क्या उसको सिक्योर कर सकती है? नहीं कर सकती। बंदा चला रहा है गवर्नमेंट को। अब बंदा ही कहे कि मुझे मेरी मरने के बाद मेरी बीवी को रियासत रेस्क्यू करेगी, कर सकती है? मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या होगा? जो ही वो बंदा अपनी इकॉनमी को लेकर कब्र में जाएगा, अपना टैलेंट लेकर कब्र में जाएगा, अपना जोश लेकर, अपने होश लेकर कब्र में जाएगा, उसकी बीवी पीछे किस तरफ देखेगी? बताएं, क्या रियासत दे सकती है? वो तो है ही पहले ही खाली है। तो फिर क्या होगा उस घर का असर? डिजास्टर है। और यहां पर हम एक नेट लेकर, एक छतरी लेकर वो खड़े हो जाते हैं कि भाई अगर तुम ऊपर गिरे तो नीचे ये नेट है। ये नेट वाली बात बताता चलो, कहीं आप कोट कर देना। इंश्योरेंस एजेंट वही कामयाब है जो अच्छा कहानी बयान करने वाला है, जो स्टोरी टेलर अच्छा है। आपने दिमाग में स्टोरी कैसे डेवलप करनी है वही है। सुने स्टोरी, अमेरिका का एक बहुत मशहूर पुल है गोल्डन ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को में, सुना हुआ नाम? बड़ी अमेरिका की जब तस्वीर आती है तो दो तस्वीरें आती हैं, एक उसकी वो आज़ादी वाला मुजस्मा और एक बड़ा सा पुल आता है। गोल्डन ब्रिज बना था, ये समुद्र के ऊपर बनना था, और जब भी ये बनाते थे तो लोग गिर जाते थे समुद्र में, मर गए। एक लेबर आके, ठेकेदार थे जाफर साहब की तरह, उनके जी बस मैंने बंदे नहीं मरवाने और मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि जहां तक तो ये समुद्र की गहराई कम है वहां तक तो बचा लेते हैं बंदों को। आप जो आगे बता रहे हैं वहां पर बंदा जो गिरता है, मर जाता है, डूब जाता है। वहां पर फिर एक बंदा एक दिमाग लेके आया, ठेकेदार, कि हम ये करते हैं कि वहां से वहां तक जहां तक काम करना है इसके नीचे हम एक नेट लगा देते हैं। ऊपर आपने काम करना है, नीचे नेट लगा, अगर ऊपर से कोई आपका मजदूर गिरता है तो कहां गिरेगा? नेट में गिरेगा, समुद्र में नहीं गिरेगा। तो तब जाकर वो गोल्डन गेट जो ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को का, दुनिया का सबसे बड़ा पुल है, वो बना। और जैसे कहा भी जा रहा है कि वो एक अजायब में वो मशहूर है। बात समझ रही हैं? तो ये हम लोग हैं जो ये नीचे सेफ्टी नेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेफ्टी नेट लगाते हैं कि अगर आप ऊपर से गिर गए तो नीचे ये सेफ्टी नेट है, हम आपकी बीवी के हाथ में इतना चेक दे देंगे कि वो, और वो कितना चेक देना है, क्या करना है, वो सारा आपने बताना है। आप में से कोई हाल ही में बीमार हुआ मेरे अलावा हैं? आप जब बीमार हो तो डॉक्टर साहब के पास गए हैं, डॉक्टर साहब ने क्या चेक किया? जो बीमारी को बताया उसमें चेकअप किया, और चेकअप के बाद ड्यू रिकमेंडेशन की। अपना मैं बता देता हूं, मैं यहाँ दिसंबर जनवरी में जब 2 महीने लगातार बैठ के काम किया तो ज़्यादा बैठने की वजह से हमारे जिस्म में
वो एक फिस्टूला बन जाता है। बैठने वाली जगह से अंदर आपका जो है ना एक जो हेयरिंग होती है आपकी कुदरत ने नीचे की तरफ की होती है, बाल बाहर निकल रहे होते हैं, वो बाल फिर अंदर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और फिर अंदर जड़ें बनाना शुरू कर देते हैं और वो सुराख कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है जो आपकी बड़ी आंत है वो थोड़ी बहुत डैमेज होके आपका मवाद उसमें रिस रिस कर वो फूल जाता है वहाँ पर। तो फरवरी में जब हमने क्लोज किया साल तो वो हो गया, मुझे भी फिस्टूला की प्रॉब्लम होगी। जब तकलीफ ज्यादा बढ़ी तो मैं डॉक्टर के पास गया। अब आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, ये बात को आपने ध्यान में रखना है। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने फौरी तौर पर मुझे कोई दवाई नहीं दी। उसने पहले चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने मुझे MRI एडवाइस की कि MRI करवा के आए। मैंने शफा से MRI करवाई, तकलीफ अभी मुझे हो रही है, उसके पैसे कौन भर रहा है? मैं भर रहा हूं, फिलहाल मैं भर रहा हूं पैसे भरे अपनी तकलीफ डायग्नोज कराने के लिए। अब डायग्नोज होकर उनके पास गई कि भाई इतने क्लॉक के ऊपर आपकी ये जो है ना ये फिस्टूला बना हुआ है। अब जब दोबारा तकलीफ हुई डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा जी इसकी जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, ऑपरेट कराना होगा। अब सब बैठे हुए हैं, आपको मुश्किलात पेश आएंगी काम में। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने आप को ठीक करने के लिए कितनी मुश्किल करना पड़ती है। वो जब डायग्नोज कराया उन्होंने कहा जी कल आपका ऑपरेशन होगा। अब 1,70,000 रुपया उनको जमा करवाया गया और नेक्स्ट डे ऑपरेट हुआ। और कितना तकलीफ दे ये ऑपरेशन है कि उन्होंने 4 सेंटीमीटर का गोश्त काट कर मेरा बाकी जो जख्म है वो खुला छोड़ दिया, वहां पर टांके लग ही नहीं सकते। और मैं अब भी आपके सामने बैठा हूं, बैठ नहीं सकता, लेटता हूं या चलता हूं, ये दो ही चीजें हो सकती हैं। अब वो खुला हुआ मेरा जख्म है, आप कहते हैं ना हर शय राहत से नहीं है, बहुत तकलीफ से आपको अपने आप को वापस लाना है तो एक और तकलीफ शुरू। जख्म खुल गया है, अब क्या करें? खुले हुए जख्म को गर्म पानी और पायोडीन में डालना है। टब में पानी डालेंगे, उसमें पायोडीन डालेंगे, फिर आप उसमें 15 मिनट बैठेंगे। कितनी तकलीफ दे चीज है कि आपका यहाँ कट लगा, उसको आप नमक डालें या उसके ऊपर डेटॉल डालें या पायोडीन डालें तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन आपने 15 मिनट बैठना है वहां पर। और आज जब मैंने आपको ये कोर्स कराना था तो सुबह सवेरे मैंने दवा ली ताकि मुझे पखाना भी आ जाए और मैं वहाँ 15 मिनट बैठ भी सकूँ। मैं 8 बजे तक ये सारा फारग हो चुका था ताकि मैं यहाँ पर मुझे कहीं ये परेशानी ना हो। और मैंने इनको साथ लेके आ के मुझे बाज़ औक़ात निकलना, गाड़ी से उठना चलना मुश्किलात हैं, तो ये एक अपने आप को क्योर करने के लिए सख्ती से गुजरना पड़ रहा है, तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है और इतने दिन से गुजरना पड़ रहा है। आप ये कैसे तसव्वुर कर लेंगे कि हम अगर कहीं कामयाब होना चाहते हैं, हम कहीं ये करना चाहते हैं तो सेकंड बात बताने का मकसद है कि डॉक्टर ने MRI तजवीज़ की तो फिर आगे मामला चला। अब किसी एक घर को उसकी बजट को सिक्योर करने के लिए नेट कौन तजवीज़ करेगा? डॉक्टर तजवीज़ कर सकता है? नहीं। इसका डॉक्टर कौन है? और आपको किसी को पता है कि अनवार शाह साहब जो कमा रहे हैं और जब ये दुनिया में ना हो वही तो जरूरत है ना। अनवार शाह कितना आप अपनी वजूद पे लगाते हैं महीने में? अपना नाना धोना, कपड़े पहनना, जो भी आप चाय पीना, कितना महीने में कितना खर्च हो जाता है आपके ऊपर अपना? नहीं, अपनी जात के लिए एक बंदा सिर्फ 10,000 से ज्यादा आप अपने इस वजूद पे खर्च नहीं कर सकते। अगर कोई सिगरेट बीड़ी बहुत बड़ी पीते हैं आप तो फिर वो खर्चा हो सकता है। नॉर्मल एक बंदा कपड़े हमने जो 6 माह पहले होते हैं वही चला रहे होते हैं और सारी चीजें। 10,000 मतलब आप दुनिया से अगर साइड पे हुए तो सिर्फ 10,000 का नुकसान दुनिया का किया है। बाकी जो अगर आप 70-80,000 90,000 अगर खर्च कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं? फैमिली पे। क्या उनकी वो जरूरियात कम हो जाएंगी इनके जाने के बाद? बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जुमला बोला बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि बिजली का बिल पहले आप जमा कराते थे, आप खातून को रिक्शा करके जमा कराने जाना है, फीसें आपने खातून ने जाना है। एक नवा बहरान शुरू हो गया। तो वो जो 90,000 का बजट बना के कौन देगा कि अनवार शाह की गैर मौजूदगी में उसके घर में 90,000 जाता रहे? ये कौन बना के देगा? ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो डॉक्टर को पता है कि ऊपर का इतना है, नीचे कितना है। तो किसी घर का बजट बनाने वाला फर्द कौन होगा?
जो एक नर्सिंग है, कितने साल में नर्सिंग बनता है? डॉक्टर कितने साल में बनता है? अभी गुफ्तगू हुई है कि हम किसके बराबर हैं? डॉक्टर और नर्स के। बताएं आप इस तरह की ट्रेनिंग में कितने साल बैठे हैं और कितने साल बैठना पड़ेगा कि आप उस तरह जाके उस घर को बजट कर सकेंगे। उस दीवार गिरे तो दूसरी दीवार आगे खड़ी हो, वो बंदा गिरे तो उसको भी ये ना हो कि मैं तो जा रहा हूं दुनिया से। कई बंदे छोटी बीमारी लगने में जल्दी इसलिए हाइपरटेंसिव और जल्दी चले जाते हैं कि उनको अब मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे, और वक्त नहीं मिलता। मैं एक जनाजे पे गया तो क्या वहां ये बताया गया कि इसकी खातून के आंसू नहीं आ रहे, मर गए शोर, जवान शोर मर गया है, बेवा के आंसू नहीं आ रहे। रोते हैं बंदे तो आंसू आते हैं ना, तो बेवा ऐसे आंखें फाड़ के बैठी हुई है, उसके आंसू नहीं आ रहे। क्यों लियाकत साहब? नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा था? अगला मंजरनामा नजर आ रहा था कि अगला महीना ये बच्चे मैंने अब क्या करना है। तो उसकी हवास फट चुके थे, उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी कि अब मैंने आगे, वो उस जनाजे को नहीं देख रही थी, वो अगला मंजरनामा देख रही थी कि अब मैंने इन बच्चों को लेकर कहां जाना है, क्या करना है। वो कसूर किसका है? पहले टॉपिक की आखिरी बात बता देता हूं एक हवाले से। कलकत्ता दरिया गुजरता है, उस दरिया के किनारे 4 फर्द खड़े हुए थे, एक रिक्शे वाला और 2 फर्द और। वहां पर एक खातून अपने एक बच्चे को लेकर छलांग मार गई दरिया में। जमीर साहब जाग रहे हैं सारे? छलांग मार के दरिया में और डूब गई, बंदों ने निकाला। तो वहां पर एक वकील ने मुकदमा कर दिया। किन पर? उन 4 पर मुकदमा कर दिया कि वो खातून तो बिर रजा खुद अपने खुदकुशी कर रही थी, लेकिन उसे इस मौत की हैयत का अंदाजा नहीं था। इनको अंदाजा था कि ये मर जाएगी, पानी में डूबगी और बच्चा भी साथ मार देगी। उन्हें दुनिया में क्या कुछ नेक काम करने थे, क्या कुछ डेवलपमेंट उस बच्चे ने करनी थी, वो साथ मर गए। उसका कसूरवार कौन है? बड़ा मशहूर मुकदमा है, कभी मैं नेट से निकाल कर आपको दे दूंगा। उन 4 को सजा हुई, उन 4 को सजा हुई। और आज के बाद एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अपने ऊपर यह समझ ले कि जब भी उसके मोहल्ले में, उसके अड़ोस पड़ोस, जहां तक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रय्यतिही, हर इंसान एक रैयत रखता है और उस रैयत का वो जवाबदेह है। अगर आपके गिरदो पेश कोई बंदा इस तरह वफात पाके अपने बच्चों को इस तरह दरिया बुर्द कर रहा है, तो उसका कसूरवार कौन होगा? आम होगा। ऐसा ही है। दूसरा मशहूर आलम फिलाडेल्फिया का, अमेरिका का एक मुकदमा है खातून का। उसने एक इंश्योरेंस एजेंट के खिलाफ मुकदमा किया, अदनान महमूद साहब, इंश्योरेंस एजेंट के खिलाफ मुकदमा किया कि ये आए थे मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बताने। तो मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस वाली, अनवार शाह साहब सुनना बात, ये आए थे मेरे घर में, इंश्योरेंस ने मेरे हस्बैंड को बताई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली नहीं। उसमें लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का कोई कसूर बताइएगा? हैं? बाजार कोई कसूर नहीं है, लेकिन कोर्ट में उस औरत ने प्रूव किया कि इसका कसूर है। इसके पास लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस था, इसने अपने आप को इतना ट्रेन नहीं किया हुआ था, मेरे हस्बैंड के सादा सवालों को यह जवाब नहीं दे सका, और मुझे इतने $1000 की पॉलिसी हमने सोच रखी थी, सिर्फ इसके 2 सवालों के जवाब ना होने की वजह से मेरे हस्बैंड ने उस दिन पॉलिसी नहीं ली, नेक्स्ट दिन एक्सीडेंट हो गया मेरे हस्बैंड का। तो मैं ये हर्जाना दायर करती हूं, किस पर? उस एजेंट पर हर्जाना दायर करती हूँ कि मुझे इतना दिया जाए, और उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट पे भी करती हूँ कि उसने अपने इस इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेन नहीं किया, इक्विप नहीं किया, और दोनों के ऊपर वो मुकदमा चला, उसके ऊपर लाइसेंस भी मंसूख हुआ, तो हम इंश्योरेंस अंदर नहीं कर सकते, और इतने हर्जाना इस खातून का। अनवार शाह साहब बात समझिए, बात समझिए। इस टॉपिक को मैं शाम तक बयान कर सकता हूँ जो मैं शुरू किया है, लेकिन यहां तक इसको वाइंड अप करते हैं। ये पहला टॉपिक, हमें इंश्योरेंस में काम क्यों करना चाहिए, क्लियर हो गया कुछ? आखिरी हमारे यहाँ जानी उस्ताद हैं, जब आप भी पढ़ेंगे, बेन फेल्डमैन है इंश्योरेंस की दुनिया के लीजेंड हैं,
और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने का, रेटिंग करने का सबसे ज़्यादा। तो उसके बड़े मशहूर फरमुदात भी हैं, जैसे जो बंदा काम करता है उसके पास होती भी चीज़ें हैं। कहता है कास्ट ऑफ, हर चीज़ की कास्ट होती है, कुछ करने की कास्ट ऑफ डूइंग या कास्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कुछ ना करने की भी कास्ट है और कुछ करने की भी कास्ट है। आप तवज्जो कर रहे हैं? आप यहाँ आए हैं ये चकवाल से, आप अपने घरों को छोड़ के आए हैं, अपनी बीवी बाज बहुत सारे आपके काम होंगे, छोड़ के आ गए हैं। ये आपने कास्ट दी है किसकी? यहाँ क्लास में बैठने की। जो नहीं आए वो भी कास्ट देंगे, दोनों कास्ट देंगे, कास्ट ऑफ डूइंग और कास्ट ऑफ डूइंग नथिंग, दोनों की कास्ट है। बेन फेल्डमैन कहते हैं कास्ट ऑफ डूइंग नथिंग हैज ह्यूज इंपैक्ट। कुछ ना करने की जो कास्ट है वो सबसे ज्यादा है कुछ करने की कास्ट है। अगर आप आज यहां आ गए हैं तो आपने कास्ट पे की, लेकिन जो नहीं आए वो ज्यादा कास्ट पे करेंगे जहालत की। आप में से कई लोग तरक्की कर जाएंगे, कई लोग काम पे चढ़ जाएंगे, ज्यादा कमाएंगे, वो इस महीने में ज्यादा कमा नहीं सकेंगे। सेकंड, कि जो बंदा इंश्योरेंस लेता है वो कॉस्ट देता है, ऐसे ही है, कॉस्ट देता है, और जो इंश्योरेंस नहीं देता वो भी एक कॉस्ट देता है। अब ज्यादा कॉस्ट कौन देगा? जिसने नहीं ली। बात खत्म होगी। अब ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं, मुतवज्जो हो चुके हैं, अच्छी क्लास है, इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। पहला ये क्लियर हो गया जी। कॉपी पेंसिल सबके पास है? बाहर को क्लास लगी हुई है, नसीर साहब को क्लास दे रहे हैं, उन्हें पता अगर आप बहुत जानते हैं तो फिर ठीक है, मैं चला जाता हूँ घर। जनाब, सेकंड सवाल है, आप में से कितने लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं? कितने हैं जो गाड़ी चलाते हैं? हेलमेट पहनते हैं? सीट बेल्ट बांधते हैं? हेलमेट ना पहनने की सजा क्यों दी जा रही है? और सीट बेल्ट अगर आपने गाड़ी में बैठे हैं, आपने नहीं पहना हुआ, हेलमेट आपके सर पर है, गिरेंगे, आपका सर टूटेगा, आप वफात पाएंगे। गवर्नमेंट पुलिस को क्या लगे कि आपको सजा देना? बाबा नवाज शाह जी, नदीम स्टीफन शाकर साहब, मैडमान, सुन रहे हैं? क्यों सजा दी जाए? आप भी ड्राइवर हैं, अपनी लाइफ है, नहीं मैं जाना, मेरे में जो मर्जी है, मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराता, थानू की है? ऐसा ही है, यही जवाब आएगा ना आगे। वो कहता मैं गिरूंगा ना भाई, आपको क्या मसला, क्यों मेरे चलान कर रहे हैं आप? मोटरसाइकिल मेरा, सर मेरा, मैं मरूं खपूं, आपको किससे क्या? सवाल बनता है नहीं बनता? What is the reason behind that the punishment of not wearing हेडिंग और हेलमेट की और ना सीट बेल्ट बांधने की जो सजा है, इसके पीछे क्या नोशन है? अयूब साहब, इसलिए चलान वगैरह करते हैं ताकि ये लोग हेलमेट पहने, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। वो कहेगा मुझे नहीं सिक्योरिटी की जरूरत, मैं क्या, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? ये है कि जब वो हेलमेट नहीं पहनेगा, उसकी डेथ होगी, पीछे घर वाले सफर करेंगे, वो कहेगा मेरी बीवी है, क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हाँ जाएंगे। कहेगा मेरी बीवी है, आपको चैन क्या? बन जाएगी नहीं लाइफ मौका मेरा बच्चा, एक जिद में आ जाता है ना बंदा, उसको हमने कानून क्यों भाई, मैं नहीं मानता कानून, मैं नहीं मानता। एक है मेरी गाड़ी धुआं छोड़ती है, आपको क्या ऐसा मसला? आप क्यों कानून बना रहे हैं मेरी गाड़ी धुआं छोड़ रही है? सोशल लाइफ इंपैक्ट होगी। देखिए आपने उसकी लाइफ को बचाने के जो नहीं आया वो भी बेहतर। रीजन बिहाइंड दैट, आप अगर हेलमेट नहीं पहनते, सुनिएगा, ये इंश्योरेंस का बड़ा आपके लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का है, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते या सीट बेल्ट नहीं बांधते, ये दोनों आपके जाती और आप अपनी जिंदगी इख्तियार आपके पास है, सब कुछ है। अगर आप हेलमेट नहीं बांधते, तशरीफ लाएं जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लें। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते और आपका एक्सीडेंट फैजाबाद के करीब हो गया है, आप फौरी कहां जाएंगे? कहां पर? कौन सा बोले ना? पिम्स या बेनजीर?
दोनों ही करीब हैं। अच्छा, दोनों में जो वहां पर दवाई पड़ी है वो आपके पैसों की पड़ी है, बिल्कुल ऐसी है वहाँ पे। और अगर आपकी टांग ज्यादा टूट गया है और आप खर्चा ज्यादा आ गया गवर्नमेंट का, अब वो पैसे कौन पे करेगा? द रीजन बिहाइंड दैट, दो रीजन हैं कानून बनाने के पीछे। एक, आप जब गिरेंगे तो आपके जो इलाज होगा किन के पैसों पर होगा? वो एक बहुत सारे लोगों का आप जुल्म करेंगे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जो घरों जो ज़ाब्ता कानून चला रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं, उनको आपने जो है क्या दे दिया है? खामखा बर्डन देती है। उनको बर्डन दे दिया है।